हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 14 इन्फ्लेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके डीबीएफ और जैब दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से कवर करना है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इसको 3 पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा। जो आज की क्लास है ये फर्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करूंगा और उसके बाद कवर करूंगा इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो 3 पार्ट के अंदर कम से कम इस चैप्टर को कवर किया जाएगा, तो अच्छे से कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस ऐप के ऊपर ही जितनी भी क्लासेस हैं उनके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। पेड और फ्री कंटेंट दोनों ही अवेलेबल हैं। चाहे आप डीवीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जैब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक आरबीआई, नाबार्ड, इन एग्जाम्स के लिए, तो उनका भी कंटेंट अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको क्विजेज भी मिल जाएंगे। तो ये एक अपडेट थी, इसको डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है ऐप का, कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करें और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन के मीनिंग से कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन को हम हिंदी में कहते हैं महंगाई, यानी कि महंगाई होना। महंगाई कब होती है? जब चीजों के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जब मार्केट के अंदर जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो वही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। अब जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स का, सभी चीजों का क्या है? प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हमने ओवरऑल एग्रीगेट करके क्या कह दिया? इन्फ्लेशन कह दिया। ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेशन होता है तो इसका इंपैक्ट क्या आता है? इन्फ्लेशन जब भी होता है तो जो कंज्यूमर हैं, जो हम लोग हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप एक चॉकलेट 10 रुपीज के अंदर बाय कर पा रहे हो, चॉकलेट की बार 10 रुपीज के अंदर बाय कर पा रहे हो, तो वही एक साल के बाद हो सकता है आप 11 रुपीज के अंदर बाय कर पाओ। तो एक साल के बाद जो आपका 10 रुपीज का नोट है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी कि वो एक चॉकलेट के बार को परचेज कर पाए, एक चॉकलेट को परचेज कर पाए। उसके साथ 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का कॉइन और लगेगा, तब जाकर उसकी इतनी पावर होगी कि वो एक चॉकलेट को बाय कर पाए, लेकिन पहले अकेला ही बाय कर लेता था। तो ऐसे करके आप समझोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी कि जो एक नोट जो मान लो 10 रुपीज का जो नोट है, आज के समय में जो चीजें बाय कर पा रहे हैं आप, उससे आगे चलकर उससे उतनी ही चीजें बाय नहीं कर पाओगे। तो इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर कम होना। यानी कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर जो मनी की है वो कम हो जाती है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का ठीक अपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है? डिफ्लेशन के अंदर प्राइजेस गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन द जनरल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट्स, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज द डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर, डिफ्लेशन यानी कि आपकी मंदी, ठीक है, मंदी को ही हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। डिफ्लेशन के अंदर चीजों के दाम और वस्तुओं के दाम घटने स्टार्ट हो जाते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं क्रिएट हो पाती है, डिमांड क्रिएट नहीं हो पाती है। जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाती है। और जब जब डिफ्लेशन आता है, जब डिफ्लेशन आता है तो जो आपका करेंसी नोट है उसकी जो परचेजिंग पावर है इंक्रीज हो जाती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है? दोनों के दोनों अपोजिट हैं। फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से कौन सा बेटर है, तो आप क्या कहोगे?
सर वैसे तो कोई भी बेटर नहीं है, लेकिन अगर हम एक कंट्रोल्ड वे में सिचुएशन को देखें तो इन्फ्लेशन इज मच बेटर देन द डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसी भी हालत में बेटर नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो इन्फ्लेशन होता है, और इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए? इन्फ्लेशन होना चाहिए कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन होना जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना मार्जिन और अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इन्फ्लेशन होना जरूरी है, लेकिन एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होना चाहिए। सर कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की क्या डेफिनेशन है? तो मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़ाया हुआ है। वहां पर जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि आरबीआई एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देता है, जिसके अंदर आरबीआई कहता है कि अगर इन्फ्लेशन की रेट जो है वो 4% +2 और -2 के स्केल के अंदर है तो ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की डेफिनेशन कहलाएगी। इट मींस अगर इन्फ्लेशन कम से कम हो तो 2% हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हो तो 6% हो जाए, नहीं तो बीच में अगर 4% बना रहता है तो ये एक आइडियल सिचुएशन मानी जाएगी। तो आरबीआई हमेशा ये तय करता है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 4% या 4% के अराउंड बनी रहे, और ये रेट हर 5 साल के बाद डिसाइड की जाती है। जैसे अभी जो इन्फ्लेशन की रेट 4% सेट की हुई है कि भाई 4% होना चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो ये अगले 5 साल की यानी कि 31 मार्च 2026 तक की के लिए सेट कर रखी है। जब 31 मार्च आएगा उसके बाद हम अगले 5 साल के लिए मे बी सेम रेट रख दें और मे बी इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दें। तो ये क्या होती है? कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की डेफिनेशन होती है। तो मैंने आपको यहां पर बताई, मैं समराइज कर देता हूं सारी की सारी चीजें कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज द इन्फ्लेशन। और फिर मैंने बताया कि इन्फ्लेशन होने से क्या होता है। इन्फ्लेशन होने से जो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी यानी कि करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पहले आप 10 रुपीज के अंदर एक मैगी का पैकेट आप बाय कर पा रहे थे, लेकिन अब वो 10 रुपीज का नोट वीक हो चुका है। अब वो 10 रुपीज का अकेला नोट उस मैगी के पैकेट को बाय नहीं कर पा रहा है। अब उसको अपने साथ 4 या 5 रुपए, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, आई थिंक 14 या 15 चल रहा है मैगी के छोटे पैकेट का, तो उसके साथ 4 और 5 रुपए के कॉइन्स और एड ऑन होंगे, रुपए और एड ऑन होंगे, तब जाकर उस पैकेट को क्या है? परचेज कर पाएंगे। यानी कि जो आपका 10 रुपीज का नोट था उसकी पावर कम हो गई है। यही मैं कह रहा हूं कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी नोट की वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन के दौरान। इन्फ्लेशन अपोजिट है डिफ्लेशन का। डिफ्लेशन के अंदर प्राइसेस गिरते हैं और परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन जब आता है मार्केट के अंदर जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफ्लेशन कब आता है? जब मार्केट के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है, तब प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिखा है, इफ ए चॉकलेट बार कॉस्ट 10 रुपीज टुडे एंड द इन्फ्लेशन रेट इज 5%। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन को परसेंटेज में काउंट किया जाता है। इन्फ्लेशन को किस रेट में काउंट किया जाता है? परसेंटेज में, कि 5%, 7%, 3%। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन 5% हो जाता है तो इसकी कॉस्ट नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 10.50% हो जाएगी। 10.50% हो जाएगी। तो ये आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इन्फ्लेशन का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस का जैसे मान लो आप कब कहोगे कि प्राइस बढ़ गई? कि भाई कल वाले प्राइस से कंपेयर करोगे, या लास्ट वीक वाले प्राइस से कंपेयर करोगे, लास्ट मंथ वाले से, लास्ट ईयर से, या उससे लास्ट ईयर से? किस ईयर के प्राइसेस से कंपेयर किया जाता है जब भी कंपैरिजन किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट निकाली जाती है? तो कंपैरिजन किया जाता है हमेशा बेस ईयर से। कंपैरिजन किया जाता है हमेशा बेस ईयर से। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक नॉर्मल और एक नॉर्मल ईयर होता है जिसके अंदर कोई भी ज्यादा उथल पुथल ना हुई हो, जैसे मान लो कोविड जैसा ईयर ना रहा हो, जिसके अंदर वॉर वगैरह ना हुए हो, यानी कि एक नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल जिसके अंदर कुछ भी ऐसी कोई बड़ी घटना न हुई हो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा घटे और बढ़े हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस ईयर कहते हैं। एक नॉर्मल ईयर को बेस ईयर सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रेजेंट में जब हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम बेस ईयर
कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो वो बेस ईयर कौन सा है? तो अगर हम बात करते हैं सीपीआई के लिए और डब्ल्यूपीआई के लिए, ठीक है, सीपीआई के लिए और डब्ल्यूपीआई के लिए, तो सीपीआई के लिए जो हम ईयर लेकर चलते हैं वो 2011 और 12 लेकर चलते हैं, 2011-12 यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और जब हम बात करते हैं सीपीआई की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये इन्फ्लेशन मेजर करने के दो मेथड हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो हम ईयर लेते हैं कंपेयर करने के लिए, वो लेते हैं 2012। 2012 का मतलब यहां पर कैलेंडर ईयर से है और यहां पर इधर क्या है, फाइनेंशियल ईयर से है। तो हम बेस ईयर के प्राइजेस के साथ कंपेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई उस टाइम के दौरान के प्राइजेस से अब के जो प्राइजेस हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसको रेट में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन करंट पीरियड, यानी कि करंट ईयर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के प्राइजेस क्या हैं, इंडेक्स क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी वेट कीजिए। उसमें से माइनस कर देंगे हम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर यानी कि बेस ईयर, बेस ईयर के प्राइजेस को माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के प्राइजेस से। डिवाइड किससे कर देंगे? बेस ईयर के प्राइजेस से। तो हमारे पास और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें वैल्यू किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमें किस में चाहिए? परसेंटेज में चाहिए। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि लास्ट ईयर से कंपेयर किया, तो लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो। तो जनरली बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है, तो ठीक है। तो आप प्राइस तो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं ना, लेकिन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट की जाती है वो बेस ईयर के साथ कंपेयर करके की जाती है। जैसे यहां पर जो एग्जांपल मैंने लिया है कि मई मंथ के अंदर मान लो किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे 180 थे, ठीक है, और उसका 2024 के अंदर 170 थी। तो 180 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 70 यानी कि बेस ईयर वाले, और इंटू में 100 कर दिया, तो इन्फ्लेशन रेट हमारी क्या आ जाएगी? 5.88% आ जाएगी, 5.88% आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते हो। इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको इंडेक्स चूज करना है कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट करना है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर कैलकुलेट करना है, जिसके बारे में आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद बेस ईयर सिलेक्ट करना होता है। बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, कि किस ईयर से कंपेयर करना है, ठीक है, किस ईयर से कंपेयर करना है। तो बेस ईयर का सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करते हो? इन्फ्लेशन रेट निकालते हो, इन्फ्लेशन रेट निकालते हो। तो ये मीनिंग क्लियर हो गया यहां पर इन्फ्लेशन का। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि किन कारण से इन्फ्लेशन होता है। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे कारण जिनकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अचानक से जो हमारी नॉर्मल डिमांड है वो डिमांड क्या है? अचानक से बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, देखो ठीक ऐसे समझिए कि अगर जो एग्रीगेट डिमांड है उसके इक्विवेलेंट होगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की या सभी प्रोडक्ट की मिलाकर, ठीक है, तो क्या होगा? जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? सभी चीजों की मिलाकर कुल डिमांड वो बढ़ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो मार्केट के अंदर क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। मार्केट के अंदर क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। जब चीजों के दाम बढ़ने की वजह क्या हो जाती है कि मार्केट के अंदर उन प्रोडक्ट्स की स्केर्सिटी हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, और मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि सप्लाई तो स्टेबल है लेकिन एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो गई है। एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है कि इफ डिमांड इज ग्रोइंग फास्टर देन द सप्लाई, जितनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है उसके कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, देन क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस विल इंक्रीज। दिस यूजुअली ऑक्योर्स
इन द रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमीज, जो जैसे हमारी इकोनॉमी है डेवलपिंग इकोनॉमी, उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो अभी रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उन इकोनॉमीज के अंदर क्या होगा कि इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। अब जो डिमांड जो है अचानक से ज्यादा बढ़ रही है, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होगी। उसका इंक्रीज होने का क्या कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसने इंक्रीज कर दी है। इट मींस वो सब्सिडीज वगैरह ज्यादा दे रही है, ठीक है, वो स्कॉलरशिप्स वगैरह ज्यादा दे रही है, ठीक है, वो लोगों के ऊपर खर्च ज्यादा कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लोगों को अपने ऊपर खर्च करना था वो उसका हिस्सा उन लोगों को खर्च करना ही नहीं पड़ रहा है, उसके बदले में गवर्नमेंट उनके लिए खर्च कर देती है, तो उनके पास जो पैसा बच जाता है उससे वो फर्दर डिमांड, वो नई डिमांड क्रिएट करते हैं। तो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पुटिंग द मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक, देयर बाय इंक्रीज डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझो कि जब गवर्नमेंट क्या कर देती है, स्कॉलरशिप देती है और आपको सब्सिडीज वगैरह देती है, तो सब्सिडीज वगैरह देने की वजह से जो लोगों को अपने पैसे खर्च करने थे वो तो उन लोगों को खर्च करने ही नहीं पड़े, उनकी जगह पर गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। अब उन लोगों के पास तो पैसे बच गए ना जो उन बेसिक चीजों पर खर्च करते। अब उस पैसे से, बचे हुए पैसे से लोग क्या करेंगे, किसी नए प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे कि कोई नई चीज खरीदेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड इंक्रीज हुई। उसके बाद सेकेंड रीजन आता है पॉपुलेशन इंक्रीज। देखो पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है नंबर 1 पर, उसके बाद चाइना आता है। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जितने लोग नए पैदा हो रहे हैं वो क्या करेंगे, नए प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे ना। अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो ज्यादा मोबाइल सेल होंगे पहले कंपैरिजन में, तो जो मोबाइल इंडस्ट्री है ज्यादा ग्रो करेगी, तो मोबाइल इंडस्ट्री का ये एग्जांपल हो सकता है। ऐसे ही हर प्रोडक्ट का एग्जांपल हो जाएगा, भाई जो छोटे बच्चे और नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है, पहले कंपैरिजन में ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो क्या होगा, चॉकलेट्स वगैरह की चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। तो ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है मनी होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, जमा करना, बचाना साइड में, ठीक है, छुपाना पैसा। अगर लोग मनी होर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि भाई अपनी ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं, साइड में निकाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो उस पैसे को रख कर क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ नई डिमांड क्रिएट करेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करेंगे। हो सकता है वो उस पैसे को होल्ड करके और कहां पर इन्वेस्ट कर दें, रियल एस्टेट के अंदर, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दे, तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मनी होर्डिंग भी इसका रीजन है। उसके बाद है फ्लक्चुएटेड कंजम्पशन पैटर्न। फ्लक्चुएटेड कंजम्पशन पैटर्न यानी कि कंजम्पशन अचानक से इंक्रीज हो गया, जो कंजप्शन है अचानक से इंक्रीज हो गया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी जो मानसून का सीजन चल रहा है, ठीक है, और दिन में कड़ी धूप निकलती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रेफर करते हैं कि सन ग्लासेज, ठीक है, ब्लैक सन ग्लासेज वियर करके, ठीक है, चलते हैं, लेकिन कुछ अवॉइड भी करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा धूप होगी तो ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे, तो अचानक से क्या होगा, जितनी ज्यादा धूप बढ़ी, ठीक है, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ी, लोगों ने उतने ही जो स्पेक्स है वो वियर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, सनग्लासेस वियर करने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही जैसे मान लो धूप से बचने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला का यूज करते हैं, छाते का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही, भाई धूप से बचने के लिए तो कर ही रहे थे, लेकिन बारिश होनी स्टार्ट हो गई है और मानसून का सीजन आ गया, तो अचानक से मार्केट के अंदर क्या होगा, अम्ब्रेलाज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और अगर मान लो परिवार के अंदर 4 पर्सन हैं तो कम से कम 3-4 छाते परिवार के अंदर होंगे, क्योंकि सभी अपनी जॉब्स के लिए जा रहे हैं, सभी अपने काम के लिए जा रहे हैं, तो सबको जरूरत होगी। तो अचानक से क्या होगा, मार्केट के अंदर अम्ब्रेलाज की, छाता की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे जब कोविड की लहर आती है, मान लो जब कोविड के केसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग थोड़े से अवेयर हो जाते हैं, अचानक से क्या करते हैं, मास्क पहनना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही केसेस कम होते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि मास्क पहनना बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लक्चुएटेड पैटर्न, यानी कि कुछ हुआ और तुरंत फिर क्या हो गया, अचानक से डिमांड बढ़ गई आपके प्रोडक्ट्स की। तो फ्लक्चुएटेड जो कंजम्पशन होता है, अचानक से लोग ज्यादा खपत करनी स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज की। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट में इंडिया और पाकिस्तान का
वॉर हुआ, ठीक है, वॉर तो नहीं कहेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर ली, ड्रिल कर ली, ये कह सकते हैं हम। 2-3 दिन जो भी अभी पीछे चला था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो चला था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अचानक से लोगों के अंदर पैनिक हो गई, जो आसपास के बॉर्डर के एरियाज हैं, लोगों ने क्या किया कि भाई युद्ध लंबा चल सकता है, तो उन्होंने मार्केट के अंदर जाकर अपना महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का राशन खरीदना स्टार्ट कर दिया कि पता नहीं बाद में मार्केट ओपन होगी नहीं होगी, क्या सिचुएशन होगी। तो अचानक से जैसे वॉर जैसी सिचुएशन हुई, तो अचानक से मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनका कंजम्पशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो वो सब एग्जांपल क्या कहलाएंगे, फ्लक्चुएटेड कंजम्पशन पैटर्न के एग्जांपल कहलाएंगे। तो आई होप आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आया होगा कि यानी कि डिमांड बढ़ने से, और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिए कि डिमांड किन किन कारणों से बढ़ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके इंक्रीज होने की वजह से मार्केट के अंदर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड व्हेन कंपनीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जैसे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसके रेट इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी जो लेबर है उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज हो गई, ठीक है, सैलरी वगैरह इंक्रीज हो गई। तो कुल ओवरऑल मिलाकर क्या हो गया, जो प्रोडक्शन करने में कॉस्ट आ रही थी हमारी वो इंक्रीज हो गई, और उसकी इंक्रीज होने की वजह से हमने प्राइसेस बढ़ा दिए, और वो प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। तो उसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। व्हेन दिस हैपेंस दे इंक्रीज द प्राइस टू मेंटेन देयर प्रॉफिट। हु, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, जब इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो अपने एमआरपी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बना रहे, उसके बीच में कोई भी इश्यू ना आए। तो और क्या रीजन हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने की। सबसे पहला एग्जांपल हो गया इंक्रीज इन द वेजेस। जो लेबर है हमारी, जो मैनेजमेंट है, लेबर है, वो रेगुलर बेसिस पर डिमांड करता रहता है कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज करो, सैलरी इंक्रीज करो, वेजेस इंक्रीज करो। तो लास्ट में जो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि भाई चलो 5%, 10%, 20% हम क्या कर देते हैं, आपकी वेजेस इंक्रीज कर देते हैं। अब जो वेजेस इंक्रीज की है, प्रोड्यूसर अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो प्राइजेस हैं उसको इंक्रीज कर देगा। तो ये एक रीजन होता है। उसके बाद है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है, जैसे मैं कहूं कि भाई शुगर बनाने के लिए, ठीक है, शुगर बनाने के लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो शुगर केन होता है। अगर मान लो शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, या अच्छी क्वालिटी का शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, या शुगर केन की जो फसल थी हमारी वो ज्यादा मानसून होने की वजह से या कुछ फ्लड आने की वजह से क्या होगी, बर्बाद होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई उतनी है नहीं, तो क्या होगा, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी। अब जो प्रोड्यूसर हैं, जो शुगर मिल ओनर हैं, उनको महंगा शुगर केन मिलेगा, तो आगे शुगर के भी प्राइस बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं आपको कि रॉ मटेरियल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई भी कंपनी है, अगर उनके प्राइस बढ़ते हैं तो एमआरपी भी बढ़ जाता है, प्रोडक्ट्स का फाइनल प्राइस भी बढ़ जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कि जिसका बर्डन प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कि गवर्नमेंट कल को आपको 5% जीएसटी की स्लैब से निकालकर आपके ऊपर 18% जीएसटी लगा देती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन आएगा। तो उस बर्डन को ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करोगे, एमआरपी इंक्रीज कर दोगे, यानी कि जो कॉस्ट, जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दोगे प्रोडक्ट्स का। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। उसके बाद है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको हम बोलते हैं। तो हर साल जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, गवर्नमेंट उनकी एमएसपी इंक्रीज करती है, चाहे 20 रुपए से करे, 50 से करे, 100 से करे, कितने से भी करे। तो उसकी वजह से भी तो मार्केट में वो चीजें महंगी होती हैं। तो एमएसपी इंक्रीज करने से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज करने से भी क्या होता है, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। उसके बाद लास्ट है कि फील्ड मानसून और द सडन नेचुरल डिजास्टर। जैसे इस सीजन में अगर मैं कहूं तो मानसून अपने टाइम से पहले ही एंट्री कर चुकी है और मौसम सही बना रहता है, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो आने वाली हमारी पैडी की, यानी कि धान की फसल है, वो अच्छी खासी होगी।
लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो पैडी की फसल है वो फ्यूचर में मान लो बर्बाद हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, प्रोडक्शन इतना है नहीं, तो क्या होगा, वो भी इन्फ्लेशन लेकर आएगा, वो भी इन्फ्लेशन लेकर आएगा। तो ये सभी क्या थे, रीजंस थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। उसके बाद हम आगे चलते हैं, थर्ड हमारा मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो लोगों की पॉकेट के अंदर पैसा ज्यादा पहुंचता है। पैसा जब ज्यादा पहुंचता है तो मार्केट में ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं और उसकी वजह से वो हाई रेट भी पे करने के लिए रेडी होते हैं, और वो क्या लेकर आते हैं, इन्फ्लेशन लेकर आते हैं। तो मार्केट में ओवर सप्लाई जब हो जाती है मनी की, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, तो उसी को हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई, मार्केट के अंदर लोन सस्ते कर दिए, यानी कि रेपो रेट को कम कर दिया, तो लोग अधिक से अधिक लोन उठाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी एक रीजन हो गया। आरबीआई ने बहुत ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर दिए और मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर दिए तो उसकी वजह से लोगों की पॉकेट के अंदर पैसे ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी। तो प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स बाय द सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर ये रीजन हो, कैपेबल मेंबर्स ना हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद है हाई फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स यानी कि इनकम्स कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो उन एक्सपेंडिचर्स को पे कहां से करेगी, तो उसको पे करने के लिए आरबीआई को कहते हैं कि भाई या तो मुझे लोन दो या नए करेंसी नोट प्रिंट करो। तो उस सिचुएशन में या तो आरबीआई नए करेंसी नोट प्रिंट करेगा या गवर्नमेंट को लोन देगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज होगा। तो ये सभी क्या है, मॉनेटरी इन्फ्लेशन के रीजंस हैं। तो कुल मिलाकर जब मार्केट के अंदर मनी की ओवर सप्लाई हो जाती है और ओवर सप्लाई होने की वजह से मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन आता है उसी को हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके बाद लास्ट है हमारा बिल्ड इन इन्फ्लेशन। बिल्ड इन इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और आपके साथ बहुत सारे और कलीग्स जॉब करते हैं। वो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए, सैलरी इंक्रीज की जाए। तो थक हार कर लास्ट में जो आपके कंपनी है वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आपकी सैलरी जो है हम इंक्रीज कर देते हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। अब वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करने की बजाय क्या करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन कम करने की बजाय क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं कंपनी की, उनके प्राइजेस इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो भी उनके कंज्यूमर होंगे उनको प्रोडक्ट्स महंगे पड़ेंगे। ठीक जैसे आप अपनी अपनी कंपनी के अंदर डिमांड कर रहे थे सैलरी इंक्रीज करने की, ऐसे ही अदर कंपनियों के अंदर भी डिमांड की जा रही होगी। अदर कंपनियों के अंदर डिमांड की जा रही होगी तो उनके भी प्राइजेस बढ़े होंगे, ठीक है, उन्होंने भी सैलरी इंक्रीज की होगी, प्राइजेस बढ़ाए होंगे। जब एक्चुअल में मार्केट के अंदर जब आप एंटर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा यार मेरी सैलरी तो इंक्रीज हुई है, मेरी सैलरी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट्स मैं परचेज करता था वो भले ही दूसरी कंपनी से, दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके भी प्राइजेस इंक्रीज हो गए। इट मींस इसका मतलब ये है कि जिस रेशो में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई उससे कहीं ज्यादा रेशो में क्या हुआ है, प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि वो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। और फिर से आप डिमांड करोगे, किस चीज की डिमांड करोगे, सैलरी इंक्रीज करने की, भाई सर्वाइव करने के लिए और चाहिए सैलरी, लेकिन बार बार सैलरी इंक्रीज नहीं होती, और अगर हो भी जाती है तो फिर से मार्केट के अंदर क्या होंगे, प्राइजेस इंक्रीज होंगे। तो ये साइकिल चलती ही रहेगी, ये साइकिल चलती ही रहेगी। आप डिमांड करोगे सैलरी इंक्रीज करने की, मार्केट में प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे। तो आल्सो नोन एज द हैंगओवर इन्फ्लेशन, यानी कि ये सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएंगे, सिस्टम हैंग होकर चलता रहेगा। तो हैंगओवर इन्फ्लेशन या वेज प्राइस स्पाइरल भी इसको बोलते हैं। ऑक्योर्स व्हेन वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस
to cope with the inflation and businesses pass this cost to the consumer in the form of higher prices। तो साइकिल को समझते हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वर्कर्स डिमांड करेंगे मोर वेजेस की, जब वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उससे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। रिपीट क्या, फिर से इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होने की वजह से फिर से आप डिमांड करोगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए सिस्टम हैंग हो चुका है, तो इसलिए इसको हैंगओवर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हैंगओवर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये थे हमारे कोजेज, ठीक है, ये थे हमारे कोजेज इन्फ्लेशन के। तो इसके अंदर हमने मीनिंग और कोजेज को कवर किया है। अब अगली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है, 3 महीने हैं, हम तो सिलेबस इजी से कवर कर लेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।